दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे फ्रैक्टल एनालिटिक्स आईपीओ के बारे में। तो ये आईपीओ 9 फरवरी से ओपन होने वाला है। तो चलिए जानते हैं कि कंपनी का बिजनेस कैसा है, इसके फाइनेंशियल कैसे हैं, इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। वैसे वीडियो सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है और उसके बेसिस पर आपको अपना खुद का डिसीजन लेना है। यह वीडियो किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले कंपनी के अगर बिजनेस के बारे में बात करें तो ये कंपनी मार्च 2000 में इनकॉर्पोरेट हुई है, यानी कि कंपनी को काम करते हुए करीब 25 साल हो चुके हैं। ये कंपनी एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स कंपनी है। तो इसका मतलब है कि ये जो कंपनी है, ये जो इनके कस्टमर्स होते हैं तो उनके डेटा को एनालाइज करती है और उनको ये स्मार्ट बिजनेस डिसीजन लेने में हेल्प करती है। यानी कि उनके जो पुराने डेटा होते हैं तो उनको कंपनी रीड करती है और उनको आगे किस तरह का प्रोसेस फॉलो करना है, आगे उनको क्या डिसीजन लेना है, तो वो करने में हेल्प करती है। अब ये कंपनी एआई सॉल्यूशंस देती है, तो कंपनी के पास कई सारे एआई प्लेटफॉर्म है जिनका यूज करके कंपनी अलग अलग जो इंडस्ट्रीज है तो उनको अपने सर्विसेज देती है। अब फ्रैक्टल एनालिटिक्स किसी भी कंपनी के जो डेटा है तो उसको समझने में हेल्प करती है। यानी कि कंपनी का जो रॉ डेटा है उसको कंपनी एनालाइज करती है, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट होता है उसको समझने में हेल्प करती है और जो भी वहाँ पर फालतू का डेटा होता है तो उसको डिलीट कर देती है। इस कंपनी ने एआई और मशीन लर्निंग मॉडल्स भी बनाया हुआ है जिसके थ्रू फ्यूचर को प्रिडिक्ट किया जा सकता है। तो ये एआई के थ्रू जो फ्यूचर होता है तो उसको प्रिडिक्ट करने में हेल्प करती है। यानी कि रिटेल के लिए बात की जाए तो जो रिटेल इंडस्ट्रीज हैं तो उनको समझने में हेल्प करती है कि कौन सा कस्टमर उनके प्रोडक्ट को बाई करेगा, कौन सा कस्टमर उनके प्रोडक्ट को छोड़ के जा सकता है। फाइनेंशियल सेक्टर की बात करें तो कहाँ पर फ्रॉड होने के चांसेस हैं, यानी कि कौन सा कस्टमर्स को लोन देना सेफ रहेगा, किसको लोन देना सेफ नहीं रहेगा। तो ये सारा कुछ इसके एआई मॉडल के थ्रू समझा जा सकता है। तो इनके जो एआई मॉडल्स हैं वो ह्यूमन से ज़्यादा फास्ट और एक्यूरेट डिसीजन देने में हेल्प करती है। अब ये जो कंपनी है ये अलग अलग इंडस्ट्रीज़ को अपने सर्विसेज देती है, तो उनके जो प्रॉब्लम है तो उनको सॉल्व करने में हेल्प करती है। जैसे कि रिटेल और एफएमसीजी कंपनियों के लिए बात की जाए तो कस्टमर बिहेवियर को समझने में हेल्प करती है, पर्सनलाइज उनको ऑफर करती है, यानी कि कस्टमर का जो भी नीड होता है तो उसके अकॉर्डिंग उनको ऐड दिखाया जाता है। डिमांड फोरकास्टिंग, यानी कि आगे और कितना माल बनाना है, तो इसमें हेल्प करती है। बैंकिंग और फाइनेंशियल में ये कंपनी क्रेडिट रिस्क एनालाइज, लोन अप्रूवल ऑटोमेशन, फ्रॉड डिटेक्शन, कलेक्शन ऑप्टिमाइजेशन, तो इस तरह के सर्विसेज देती है। हेल्थ केयर और फार्मा में क्लिनिकल ट्रायल डेटा एनालिटिक्स, पेशेंट आउटकम प्रेडिक्शन, मेडिसिन डिमांड प्लानिंग और मार्केटिंग में कंपनी ऐड का आरओई चेक करना, बेस्ट मार्केटिंग चैनल आइडेंटिफाई करना और कस्टमर सेगमेंटेशन है तो इसमें हेल्प करती है। यानी कि कंपनी के जो एआई प्लेटफॉर्म है वो अलग अलग इंडस्ट्रीज में यूज़ किए जाते हैं। यानी कि ये जो कंपनी है ये अलग अलग जो बिजनेस इंडस्ट्रीज होते हैं तो कंपनी उनकी जो प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करने में हेल्प करती है, साथ ही उनके ग्रोथ में भी हेल्प करती है। अब फ्रैक्टल एनालिटिक्स न सिर्फ सर्विसेज देती है बल्कि सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म भी बनाती है। जैसे कि डैशबोर्ड बनाना है, एआई ड्रिवन रिकमेंडेशन सिस्टम है, मैनेजमेंट के लिए ये डिसीजन टूल्स भी बनाती है। अब जैसे कि किसी भी कंपनी के अगर सीईओ या मैनेजर्स को अगर रियल टाइम में डिसीजन लेना है तो उनको डिसीजन लेने में ये हेल्प करती है। अगर इनके क्लाइंट बेस की बात की जाए तो अलग अलग इंडस्ट्री से इनके क्लाइंट हैं। इनके क्लाइंट में मल्टीनेशनल कंपनीज भी हैं और काफ़ी सारे जो सेक्टर्स हैं जैसे कि बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, रिटेल है, एफएमसीजी है, हेल्थ केयर है, तो इनको कंपनी अपने सर्विसेज देती है। अब इस कंपनी का जो सबसे ज़्यादा क्लाइंट है वो यूएसए और यूरोप से आते हैं। तो अगर इनके क्लाइंट बेस की बात करें तो फॉर्च्यून 500 कंपनीज इनके क्लाइंट लिस्ट में देखने को मिल जाती हैं। तो इसमें माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, एनवीडिया, अल्फाबेट, टेस्ला, तो इस तरह की कंपनियां देखने को मिल जाती हैं। अगर कंज्यूमर और एफएमसीजी कंपनीज की बात की जाए तो इसमें मार्स, कोलगेट, फिलिप्स और यहाँ पर कई सारे नाम देखने को मिल जाते हैं। तो इसी तरह अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के यहाँ पर कई सारे फॉर्च्यून 500 कंपनीज इनके क्लाइंट लिस्ट में देखने को मिल जाते हैं। अब इसके अगर रेवेन्यू बाइफर्केशन को भी देखें तो इसका जो मेजर रेवेन्यू है वो यूएसए से आता है, यानी कि 66 से 67% का जो रेवेन्यू है वो अमेरिका से आता है। सेकेंड नंबर के ऊपर यूरोप आता है, तो यहाँ से इसका मोर देन 17% का रेवेन्यू आता है और बाकी का जो रेवेन्यू है वो इंडिया और एशिया पैसिफिक से आता है, तो यहाँ से मोर देन 15% का रेवेन्यू जनरेट होता है। यानी कि इसका जो मेजर रेवेन्यू है, यानी कि मोर देन 90% का जो रेवेन्यू है वो ग्लोबल मार्केट से आता है। तो ये कंपनी के लिए एक प्लस पॉइंट भी है और साथ ही एक नेगेटिव पॉइंट भी है। यानी कि अगर कभी भी ग्लोबली कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो इस तरह की कंपनियों के लिए प्रॉब्लम हो सकता है। हालांकि कंपनी जिस तरह का बिजनेस करती है तो कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा है। इनका न्यू एज बिजनेस है।
और आने वाले समय में भी इस तरह के जो बिजनेसेस हैं, यहाँ पर ग्रोथ की काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब अगर इनके फाइनेंशियल को भी देखें, तो यहाँ पर 23, 24 और 25 3 सालों का कंप्लीट फाइनेंशियल है और 26 के 2 क्वार्टर यानी कि 6 मंथ का फाइनेंशियल है। तो सबसे पहले कंपनी की अगर एसेट को देखें, तो कंपनी का एसेट साल दर साल बढ़ती हुई देखने को मिला है। तो 23 में एसेट इसका 2248 करोड़ का है, ये अभी 2965 करोड़ का हो चुका है। इनकम को भी देखें तो इनकम भी इसका लगातार बढ़ा है। 23 में इनकम 2043 करोड़ का है, 24 में बढ़ के 2241 करोड़, 25 में 2816 करोड़ और 26 के 2 क्वार्टर में 1594 करोड़ का इनकम है। कंपनी के अगर प्रॉफिट को देखें तो 23 में कंपनी का प्रॉफिट 194 करोड़ का है, जबकि 24 में यह कंपनी लॉस में है। कंपनी 54 करोड़ 70 लाख के लॉस में है। फाइनेंशियल 25 में कंपनी फिर से प्रॉफिट में है और कंपनी ने 220 करोड़ का प्रॉफिट बनाया है। 26 के 2 क्वार्टर में देखें तो अब तक कंपनी ने 70 करोड़ 90 लाख का प्रॉफिट जनरेट किया है। तो यहाँ पर भी 2 क्वार्टर में देखें तो कंपनी का प्रॉफिट थोड़ा कम है। अब यहाँ पर कंपनी के अगर प्रॉफिट को देखें तो इसका प्रॉफिट कंसिस्टेंट नहीं है। एक साल कंपनी बढ़िया प्रॉफिट दिखाती है, दूसरे साल कंपनी लॉस में है। फिर उसके बाद देखें तो शानदार प्रॉफिट है, फिर से देखें तो प्रॉफिट थोड़ा डाउन है। वैसे इसके इबिटा को देखें तो इसका इबिटा पहले से डाउन है, यानी कि 23 में इबिटा इसका 436 करोड़ का है। अभी भी देखें तो पिछले साल 398 करोड़ का देखने को मिला और अभी 185 करोड़ का इबिटा है। वैसे नेटवर्थ को देखें तो इसका नेटवर्थ लगातार इंक्रीज हुआ है और कंपनी का रिजर्व भी लगातार बढ़ा है। कंपनी के पास अभी 1937 करोड़ का रिजर्व है, यानी कि अच्छा खासा रिजर्व है। वैसे अगर कर्ज को देखें तो कंपनी के ऊपर ज्यादा कर्ज नहीं है, 274 करोड़ का कर्ज है और कंपनी यहाँ पर आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसमें से 265 करोड़ रुपए करीब कर्ज के भुगतान के लिए खर्च करने वाली है। तो आगे कंपनी का कर्ज भी कम हो जाएगा, ऑलमोस्ट कंपनी डेट फ्री होते हुए देखने को मिलेगी। तो कंपनी के अगर ओवरऑल फाइनेंशियल को देखें तो ठीक ठाक फाइनेंशियल है। अब आईपीओ के डिटेल्स की बात की जाए तो आईपीओ 9 जनवरी से यानी कि नेक्स्ट वीक में मंडे से ओपन होने वाला है और ये 11 फरवरी को क्लोज होगा। लिस्टिंग डेट इसकी 16 फरवरी होने वाली है। फेस वैल्यू 1 रुपये पर शेयर है। प्राइस बैंड देखें तो 900 रुपये का प्राइस बैंड रखा गया है। अब 1 रुपये के फेस वैल्यू पर 900 रुपये का प्राइस बैंड है, यानी कि अगर 10 रुपये के फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग इसको कैलकुलेट करें तो जो शेयर का प्राइस निकल कर आता है वो 9,000 रुपये हो जाता है। यानी कि कंपनी हाईली एक्सपेंसिव प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर आई है, तो ये इसमें एक बड़ा नेगेटिव है। आईपीओ के लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 16 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 2834 करोड़ का है, जिसमें 1023 करोड़ का फ्रेश इशू है और 1810 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो आईपीओ में क्यूआईबीज के लिए 75% का पोर्शन है और रिटेलर्स के लिए आईपीओ में मात्र 10% का पोर्शन रखा गया है। एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन है। आईपीओ के अगर एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ का एंकर लिस्ट भी काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है और आईपीओ के एंकर लिस्ट में भर भर कर नाम देखने को मिल रहे हैं, यानी कि यहाँ पर बहुत सारी कंपनियाँ आती हुई देखने को मिली हैं। तो इसमें म्यूचुअल फंड कंपनियाँ, एफआईआईज और डीआईआईज ये सब आते हुए देखने को मिले हैं। अगर टोटल नंबर ऑफ एंकर इन्वेस्टर्स की बात की जाए तो टोटल इसमें 52 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। तो 2834 करोड़ का आईपीओ है और 52 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं, यानी कि बढ़िया एंकर लिस्ट है। अगर इसमें म्यूचुअल फंड कंपनियों के बारे में बात की जाए तो ये 11 डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स ने आईपीओ में 22 स्कीम्स के जरिए पैसे लगाए हैं, यानी कि 22 म्यूचुअल फंड स्कीम्स की ओर से पैसा लगाया गया है। और अगर इंश्योरेंस कंपनीज की भी बात की जाए तो 5 इंश्योरेंस कंपनीज की ओर से भी पैसा लगा है, यानी कि आईपीओ का जो एंकर लिस्ट है ये काफ़ी अट्रैक्टिव है। लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 16 शेयर्स का लॉट होने वाला है। तो एक लॉट के ऊपर जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 14,400 रुपये रहेगा। आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें कि कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसको कहाँ यूज करेगी, तो कंपनी यहाँ पर 264 करोड़ 90 लाख रुपए यानी कि करीब 265 करोड़ रुपए कर्ज के भुगतान के ऊपर खर्च करने वाली है। 57.10 करोड़ रुपए कंपनी लैपटॉप खरीदने के लिए खर्च करेगी। 121 करोड़ रुपए कंपनी न्यू ऑफिस के सेटअप के लिए खर्च करने वाली है। 355 करोड़ रुपए कंपनी रिसर्च और डेवलपमेंट, इसके अलावा सेल्स और मार्केटिंग के लिए खर्च करेगी और बाकी का जो पैसा है वो इनऑर्गेनिक ग्रोथ यानी कि एक्विजिशन और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए खर्च किया जाएगा। अब अगर इसके केपीआई इंडिकेटर को देखें तो अगर इसके रिटर्न ऑन नेटवर्थ को देखें तो फाइनेंशियल 25 में इसका रिटर्न ऑन नेटवर्थ जहां 12.6 का था वो अभी 3.6 का है, तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ इसका लो है। पैट मार्जिन देखें तो पैट मार्जिन पिछले साल जहां 8% का देखने को मिला वो अभी देखें तो 4.5% के राउंड है, तो पैट मार्जिन भी बहुत कम है। इबिटा मार्जिन को देखें तो ये 14.40 का था और अभी ये 11.90 का है। प्राइस टू बुक वैल्यू को देखें तो ये भी 8.65 का है, यानी कि एक्सपेंसिव प्राइस रखा गया है।
ईपीएस इसका 13.74% है। पी मल्टीपल 65.5 का है। तो कंपनी हाईली एक्सपेंसिव प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर आई है। हालांकि मार्केट में इसकी एग्जैक्ट कोई लिस्टेड पीयर कंपनी नहीं है, तो इसलिए इसको इसके पीयर कंपनी से कंपेयर नहीं किया जा सकता है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो ये अभी 18.19% है, जो कि आगे और कम होने वाली है। कंपनी का मार्केट कैप 15,473 करोड़ का है। आईपीओ के शेड्यूल को देखें तो आईपीओ 9 फरवरी से यानी कि मंडे से ओपन होने वाला है और आईपीओ 11 फरवरी को क्लोज होगा। अलॉटमेंट डेट 12 फरवरी होने वाला है। रिफंड डेट 13 फरवरी है। क्रेडिट डेट भी 13 फरवरी है और लिस्टिंग 16 फरवरी को होने वाली है। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं। अब अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम जहां 230 रुपये के ऊपर ओपन हुआ, देखते ही देखते 260 रुपये का इसने हाई लगाया था और अभी देखें तो ये गिरकर 59 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि प्रीमियम में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। आईपीओ में 16 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 944 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 6.5% के राउंड ट्रेड कर रहा, तो काफ़ी लो प्रीमियम है। अब कंपनी के अगर बिजनेस को देखें तो शानदार बिजनेस है। इस तरह की मार्केट में कोई दूसरी लिस्टेड कंपनी भी नहीं है। कंपनी के क्लाइंट में फॉर्च्यून 500 कंपनियां देखने को मिल जाती हैं और इसका जो मेजर रेवेन्यू है वो यूएस से आता है, यानी कि मोर देन 65% का जो रेवेन्यू है वो यूएसए से आता है। तो कंपनी का बिजनेस तो अच्छा है, लेकिन कंपनी के अगर फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल इसका ओके ओके है, यानी कि कंपनी के प्रॉफिट कंसिस्टेंट नहीं है। और यहाँ पर जो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है कि ये कंपनी हाईली एक्सपेंसिव प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर आई है। तो जब भी कोई कंपनी बहुत एक्सपेंसिव प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर आती है तो फिर इन्वेस्टर्स को ज़्यादा लिस्टिंग गेन नहीं बनता है। अब इसमें भी देखें तो जब इसका प्राइस बैंड अनाउंस नहीं किया गया था उस समय इसका प्रीमियम 260 रुपये का हाई लगाया, लेकिन जैसे इसका प्राइस बैंड अपडेट हुआ इसके प्रीमियम गिर गए और अभी देखें तो प्रीमियम में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। मात्र 59 रुपये के ऊपर प्रीमियम ट्रेड कर रहा है। तो जिस तरह से प्रीमियम में गिरावट देखने को मिल रही है तो ज़्यादा बढ़िया लिस्टिंग गेन के चांसेस नहीं लग रहे हैं। हालांकि कंपनी जिस तरह का काम करती है तो लॉन्ग टर्म में इस तरह की कंपनियां बढ़िया रिटर्न बनाकर दे सकती हैं। तो फिलहाल कंपनी काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर आ रही है। तो हाई प्राइस के ऊपर किसी भी कंपनी के शेयर्स को बाई करना थोड़ा रिस्की हो सकता है। अगर लिस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात की जाए तो फिलहाल ज़्यादा अट्रैक्टिव प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है। आगे देखना होगा कि आगे इसका प्रीमियम किस तरह से देखने को मिलता है। अगर आगे मार्केट में तेजी आती है तो हो सकता है कि इसके प्रीमियम में भी थोड़ा और जंप देखने को मिल जाए। अगर प्रीमियम में जंप देखने को मिलता है उसके बाद ही कोई भी डिसीजन लेना सही रहेगा। तो आपको कंपनी कैसी लगी? आपका इसमें क्या डिसीजन होने वाला है? आप इसमें अप्लाई करेंगे या फिर नहीं करेंगे? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब ये वीडियो किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, तो कहीं भी अप्लाई करने से पहले अपनी खुद की एनालिसिस करें और उसके बाद ही कोई भी डिसीजन लें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।